पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेहड़ी संचालक और सब्जी की दुकान लगाने वालों का एक हो नियम, विरोध उन रेहड़ी संचालकों ने सड़क पर बिखेरी सब्जियां। बालाजी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का किया औचक निरीक्षण, केंद्र में मरीजों से हो रहा दुर्व्यवहार, शौचालय की करवा रही सफाई। लॉकडाउन के चलते ईद नमाज घरों में अदा करने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से की बैठक, घरों में रहकर ईद मनाने की अपील। हिसारिया परिवार जिला प्रशासन को सौंपी 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, कोविड रोगियों को मिली। कोरोना महामारी के संक्रमण से 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को बचाने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें आर्थिक सहयोग हेतु एक शिक्षक दंपति ने 11,000 रुपए का चेक गुरुवार को कलेक्टर नथमल डिटेल को सौंपा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 32 SSW के शिक्षक दिनेश किचन ने 11,000 का चेक कलेक्टर को सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री और उनके बाद कलेक्टर नथमल डिटेल के युवा वर्ग में निःशुल्क टीकाकरण हेतु दानदाताओं, भामाशाह, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधि, कार्मिकों और समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग की अपील से प्रेरित होकर उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नईखोजा हनुमानगढ़ जंक्शन की अध्यापिका श्रीमती मीना चौधरी ने मिलकर ये सहयोग किया है। शिक्षक दंपति का आभार जताते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, जिसको लेकर करीब 3,000 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए सहयोग की अपील से प्रेरित होकर शिक्षक दंपति ने जो आर्थिक सहयोग किया उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी की जंग हम सब मिलकर ही जीत पाएंगे। कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रोगियों के बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। इसी दिशा में राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। आज तक आपने नशा मुक्ति केंद्रों में नशा छुड़ाने की बात ही सुनी होगी, मगर आज हम आपको नशा मुक्ति केंद्र की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। यह बता दें कि जिला मुख्यालय पर स्थित बालाजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में नशा छोड़ने आए लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें केंद्र में किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं। यह खुलासा गुरुवार को केंद्र के औचक निरीक्षण करने पर सामने हुआ। इसके बाद निरीक्षण पर आए अधिकारियों ने केंद्र संचालक को खूब खरी खोटी सुनाई और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत दी। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशों की पालना में स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMHO और स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशों की पालना में स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMHO डॉक्टर मुकेश डिग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत सतीपुरा में संचालित बालाजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मुकेश डिग्रवाल द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन से प्राप्त शिकायत के आधार पर नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। शिकायत के संदर्भ में की गई शिकायत के निराकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ की टीम ने संयुक्त रूप से केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर मुकेश डिग्रवाल ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में संचालित व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की गई। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था तथा केंद्र में मरीजों के रहने आदि को लेकर स्थिति जांची गई। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान चिकित्सक और काउंसलर स्टाफ केंद्र में मौजूद नहीं पाया गया। मरीजों के भोजन, शौचालय, स्नानघर, साफ सफाई की स्थिति की जांच की गई। मरीजों के बेड आदि की व्यवस्था सही पाई गई। जांच के दौरान जो भर्ती मरीजों से उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया तो कई मरीजों ने केंद्र की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और केंद्र की व्यवस्थाओं को असंतोषजनक बताया। केंद्र में भर्ती कुछ मरीजों ने बताया कि भोजन आदि की व्यवस्था सही नहीं है तथा शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत की गई। उन्होंने समय समय पर घर वालों से मोबाइल पर बात नहीं करवाई जाती। मनोरंजन से संबंधित किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं पाई गई। सभी भर्ती मरीजों को अंडरग्राउंड हॉल में रखा गया पाया गया। यह व्यवहार मानव मूल्यों के खिलाफ पाया गया। मौके पर पर्यटकों को बुलाकर मरीजों से वार्ता भी करवाई गई। DPO निपेन शर्मा ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र की सुविधाएं सामान्य दर्जे की हैं। इसके अलावा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत भी केंद्र की जांच की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री नहीं पाई गई। इस मौके पर कलेक्टर के निर्देशानुसार केंद्र संचालक को अतिशीघ्र व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पाबंद किया गया और कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
आज जिला प्रशासन के पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ और सीएमएचओ साहब के निर्देशों के अंदर बालाजी नशा मुक्ति केंद्र सतीपुरा का निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर जब हमारे जो दल के प्रभारी डिप्टी सीएमएचओ साहब हैं उन्होंने मरीजों से चर्चा की तो उन्होंने उनमें से कुछ मरीजों ने यहाँ पर जाति होनी बताई गई है, उनसे मारपीट होना या अन्य तरह की शिकायतें बताई है। उस पर तुरंत डिप्टी साहब के आदेशों की पालना के अंदर उनके परिजनों को बुलाकर उनसे आपसे वार्तालाप करवाई गई है और हमने लगभग यहाँ 2 या 3 घंटे से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं। आगे जो भी रिपोर्ट होगी हम जिला कलेक्टर महोदय को सीएमएचओ साहब के मार्फत प्रस्तुत कर देंगे और उसके अंदर जिला प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो उसके ऊपर। निरीक्षण के दौरान हमें जैसे इनके पास एक तो स्टाफ की कमी थी सर, जो मरीज हैं वही यहाँ पे कार्य कर रहे थे। इसके अलावा इनके पास स्टॉक रजिस्टर वगैरह उपलब्ध नहीं थे, बैंक खाते की सूचना इनके पास नहीं थी या अन्य जो संस्था संचालन के लिए जो जरूरी कागजात है जैसे चिकित्सक की डिग्रियां वगैरह नहीं थी, डिग्रियां थी चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे मतलब, तो यहाँ पे वो चिकित्सक स्टाफ भी उपलब्ध नहीं था। तो काफी कमियां इसमें पाई गई हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं। अभी इनको 1 महीने के लिए पाबंद किया गया है कि आप इस चीज को पूरा करें। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ये पालना कर रहे हैं, मास्क थी और सैनिटाइजर वगैरह सभी आपसी दूरी बना के यहाँ मरीज थे। बाकी जो संस्था संचालन से संबंधित नियमावली है उसका पालन यहाँ नहीं किया जा रहा। टाइपों से किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ना कोई डंडों से, बल्कि ये जो भी नए पेशेंट थे ये उनकी वर्डिंग थी जो लास्ट 5-7 डेज के थे। बाकी कोई हाइपर हो जाता है तो उस टाइम पे अमूमन तो परिवार वाले बांध के लेके रखते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज हो सकती है। शौचालय वगैरह भी साफ करवाएगा वो खुद के संबंधित जो चीज है, अगर मान लो कोई बंदा गया है टॉयलेट बाथरूम में फ्रेश हो गया है तो उसके बाद में फ्लैश चला देता है। कई दफा मान लो कि भी लूज मोशन के दौरान वो जो होता है तो उसमें अगर वो कर ले तो वो चीज है खुद की चीज। ने केंद्र में भर्ती फतेहपुर ढालिया के निवासी गुंचर सिंह ने बताया कि वे किसी टेंट वाली दुकान पर काम करते थे। उस वक्त उन्हें मेडिकल नशे की लत लग गई। इसके बाद पता चला कि नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाया जाता है। नशा छोड़ने के लिए वे केंद्र में भर्ती हुए, मगर हकीकत कुछ और ही सामने आई। गुरचरण सिंह ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र पर नशा छोड़ने के लिए कोई दवाई या व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करवाया जाता, बल्कि नशेड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके साथ जबरदस्त तरीके से पिटाई की जाती है। उन्होंने बताया कि करीब 11 दिनों से केंद्र में भर्ती हूँ, अभी तक एक समय भी भोजन अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार पिटाई भी की गई। वहीं 3 दिन लगातार मुझसे काम करवाया गया। इसके अलावा कई अन्य मरीजों ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि यहाँ रोगियों से शौचालय की साफ सफाई करवाई जाती है, साथ ही मरीजों को पाइपों और लाठियों से भी पीटा जाता है। देखो सेंटर में अभी 10-11 दिन हो गए हैं। इस सेंटर में अभी तक मेरे को कुछ नहीं लगा। जैसे दाल तो होती नहीं, अंदर पानी होता है, रोटी भी सूखी सी, पता नहीं कुछ। हाँ सेवन नहीं सही जी सर, मेरे को 5-6 दिन लगातार पीता था। हाँ 6 जैसे थप्पड़ दोनों गालों पे जैसे लगातार 20-20 थप्पड़ मारते रहे। 5-6 दिन तो बहुत पीता। 3 घंटे गोल्ड बाहर सोया था। इस मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को मरीजों ने अपनी चोटों के निशान भी दिखाए। सिरसा के विमल कुमार ने बताया कि मैं अपनी इच्छा से केंद्र में भर्ती हुआ, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं हैं। विमल ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को डांस का प्रावधान है, मगर यहाँ रोगियों को मानसिक रूप से खुश रखने के लिए कुछ नहीं करवाया जाता। और मुझे यहाँ पर आए तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैं अपनी मर्जी से आया था सेंटर के अंदर कि मैं हाँ थोड़ी बहुत जो मेरे में कमियां हैं वो दूर हो जाएगी। पहले 2010 के अंदर मैं सेंटर काट चुका था, इसलिए मुझे सेंटर का पता था कि सेंटर में क्या कुछ होता है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर दाल देते हैं तो उसके अंदर दाल का दाना नहीं है, दलिया देते हैं तो फिक्का देते हैं। थोड़ा सा बंदा कुछ बोल गया, कुछ मांग लिया तो उसे मारा पीटी जाती है। एक बंदा ऐसे इन्होंने मारने के लिए रखा हुआ है जिसका नाम सुरेश रखा हुआ है। सुरेश सिर्फ यहाँ पर लोगों को मारा पीटी करता है, धमकाता है और इसके कारण यहाँ पर सभी जितने मेंबर है डरे बैठे हैं, खोपड़ी बंद है। सेंटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है NA नारकोटिक एनिमीज, नशेबाजों का सुधरता हुआ समूह, जो कि कैलिफोर्निया का प्रोग्राम है। सुभाष चंद्र बोस, किरण बेदी लेके आए थे अपने इंडिया के अंदर। इस प्रोग्राम का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर मेंबर कितने हैं, यहाँ पर प्रार्थनाएं कितने हैं, एप्रिशिएशन, एनकाउंटर सेशन, शेयरिंग सेशन, मूड मेकिंग सेशन, गेम सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सैटरडे को नाचने का एक सेशन लगता है ताकि अंदर से बंदा खुश रहे। ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर थप्पड़ों से मारते हैं, ऐसे फिजिकल रिएक्ट करते हैं, ऊपर ले जाके उनका पता नहीं क्या कर सकते हैं। कैरिंग नहीं है यहाँ पर। वहीं रायसिंह नगर से आए रामेश्वर लाल ने भी रोते हुए बताया कि 20 दिनों से मैं यहाँ भर्ती हूँ, लेकिन यहाँ नशा छुड़ाने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। रोगियों से साफ सफाई करवाई जाती है, थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है तो उन्हें पीटा भी जाता है।
लैटरिन उनको साफ कराते हैं, साफ नहीं होती है, थोड़ी बहुत गंदगी रहती है तो पाइपों से कुटे इसको, और मेरे को तो कुटा बहुत ज्यादा पाइपों से मारना है। हमें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं कुछ किया, मैं यहाँ से 20 दिन से और कुछ ये परेशानी ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी सेंटर है, ये डॉक्टर बहुत कराता है, ये शिकायत करता है और वो खोल जाते हैं ना लेटरिंग आती है क्या नहीं, एक बार जाओ दोबारा हो गई तो कच्चे में कर दो कोई आदमी चक्के ले आए, मेरे को पता नहीं 2 दिन तक तो मारा नहीं, उसके बाद में चंगी तरह यहाँ में आते हैं, कपड़े मारते हैं चंगी तरह। यहाँ बालाजी नशा मुक्ति सेंटर में आए हुए मेरे को 22 दिन हो गए। इससे पहले भी ये मेरे को लेकर के आए थे, तब इन्होंने मेरे को बहुत पीटा था, उसकी वजह से मेरे दोनों कानों से सुनना बंद हो चुका है और मैं थायराइड का मरीज बन चुका हूँ आज। ना मेरे को दवाइयाँ प्रॉपर दी जा रही है, मेरी खुद की दवाइयाँ होते हुए भी और डॉक्टर की पर्ची इनके पास है फिर भी नहीं देते। एंड पशुओं से बुरा हाल रखा जाता है, दाल है, दाल दी जाती है जिसके अंदर डुबकी मारकर दाल ढूंढ लो, बिल्कुल पशु जो अपने घर के पालतू जानवर को खाना नहीं देते वो खाना है, टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं और नाक को थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो पीटा जाता है, रात को बगैर पंखे सुलाया जाता है मच्छरों के बीच में। के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है, जो भी रिपोर्ट है उनके समक्ष आएगी, इसको लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोगियों को मारना पीटना अमानवीय कृत्य है, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने बताया है कि यहाँ सतीपुरा के पास स्थित नशा मुक्ति केंद्र में जो भर्ती लोग हैं उनको पीटा जाता है और उनसे खाना बनाया जा रहा है, अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। CMHO को मैंने जांच के लिए भेजा था, उस रिपोर्ट के आने पर हम तुरंत इस केंद्र को भी बंद करवाएंगे। इस केंद्र के अलावा बाकी केंद्रों का भी हम निरीक्षण करवा रहे हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो। और ये जो आपने बताया है इस तरीके का कृत्य तो घोर निंदनीय है, तो जितनी सख्त से सख्त हम कार्रवाई कर सकते हैं, FIR दर्ज करवाना और कानूनन जो कार्रवाई कर सकते हैं, इस केंद्र के विरुद्ध मैं सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। जंक्शन से सब्जी मंडी में चल रहा रेहड़ी संचालकों का विवाद गुरुवार को भी जारी रहा। रेहड़ी संचालकों का आरोप है कि प्रशासन अब जानबूझकर परेशान कर रहा है। आए दिन रेहड़ी संचालकों के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि सभी रेहड़ी संचालक कोविड-19 की पालना कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन व नगर परिषद वाले चालान काट रहे हैं। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेहड़ी संचालक नरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि या तो प्रशासन संपूर्ण रूप से सब्जी मंडी को बंद कर दे या फिर जिन्होंने सब्जी मंडी में दुकानें लगा रखी हैं उन्हें भी वहां से हटाएं और वे भी गली मोहल्लों में सब्जी बेचें। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में रेहड़ी संचालकों की ज्यादा भीड़ को लेकर प्रशासन सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर कार्रवाई कर रहा है, वहीं रेहड़ी संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप रेहड़ी संचालकों ने सड़क पर सब्जी बिखेर कर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6 से 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद प्रशासन सुबह 8 से 9 बजे आकर रेहड़ियों को हटा रहे हैं। इससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस मौके पर रेहड़ी यूनियन ने सब्जी मंडी में प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जब भीड़े लगाओगे ना तब भीड़ इकट्ठी आएगी। इकट्ठी हुई मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये देखिए जब छिड़ जाएगी तो भीड़ नहीं लगेगी। अरे छिड़ेगी कब? तुम 7 बजे से लेकर यार 7 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इतनी भीड़ होती है। मैं 9 बजे ड्यूटी करता हूँ, 7 बजे तक हो जाता है। आप लोग डिस्टेंस लगाते हो। हेलो नगर पालिका वाले आगे, नगर पालिका की अलग ड्यूटी है, वो व्यवस्था बनाते हैं। आगे यही है कि प्रशासन रोज हमें परेशान कर रहा है। 9 साढ़े 9 बजे आ जाता है,
रेडियो वालों को भगाओ, रेडियो वालों को भगाते हैं, फिर उससे क्या रेडियो वाले अफदर मच जाती है, अफदर से कोई रेडियो वाले का नुकसान भी होता है, फिर चालान काटते हैं 200 रुपये बिक्री नहीं होती और वो चालान बना देते हैं 200 रुपये का। सरकार की गाइडलाइन है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 बजे तक हमें छूट दी जाए और जिससे हमारे थोड़ा रोजगार चल जाएगा। सरकार कहते हैं रेडियो वाले तुम गलियों में जाओ, हम गलियों में जाने के लिए तैयार हैं, आप मंडी संपूर्ण बंद कर दीजिए। कस्टमर है जो गलियों वाला वो सब्जी मंडी में आ रहा है सब्जी लेने के लिए और हम वहाँ गलियों में भटक रहे हैं, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता और साथ में क्या है कि अगर ये सारा संपूर्ण बंद कर दो, पहले जैसे चल रहा था, पिछले साल चला था, हम गलियों में रोजगार चला रहे थे, हमारा बढ़िया धंधा चल रहा था, नाजायज तौर से वो गलत है बिल्कुल। मतलब ये चालान काट रहे हैं तो हमें लिखित में देना कि हम सब्जी पूरी चालान काट रहे हैं आपका, वो आते हैं मास्क नहीं है, मास्क हमने लगा रखा है, किसे चालान काट रहे हो आप? 100 का 200 का 500 का कांटा तक लेते हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, मतलब गरीब से अत्याचार हो रहा है। मतलब ये मतलब नहीं है कि हम रेडियो वाले हैं, गरीब है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम द्वारा कि जो अंदर बैठे हैं दुकानदार, उनको भी हमारे साथ ही रखा जाए गलियों के अंदर, संपूर्ण तौर से बंद करें, डोर टू डोर सिस्टम चला रहा है, जिसकी मेहनत करने की श्रद्धा होगी वो पैसे कमाएगा और अपना घर चलाएगा। जो अंदर बैठ के मस्ती बैठे हैं 2000-3000 के लिए कमाए 11 चल जाते हैं, हम तो धूपे देखे खा रहे हैं, 200 बनने औखे हैं। तो उस चीज को देखना चाहिए कलेक्टर साहब को, जबकि शहर के मालिक हैं तो उन्हें प्रशासन को भी थोड़ा खींचना चाहिए। अब अनिल कुमार जी जिंदा जी हैं, काफी जगह शिकायतें आ रही हैं, आगे डंडा मारते हैं, अभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो प्रशासन को भी थोड़ी ढील देनी चाहिए। इसका ये विभाग है कि सर जो हमारी रेडियां हैं वो सामान यहाँ बिक्री या बाहर बिकता नहीं है, इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से रेडियां लगाई जाए ताकि हमारा सामान भी, हमारी जो सब्जी वगैरह है या फ्रूट वगैरह बिक सके। और इनका मेरा यही कहना है इनसे कि अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो गलियों में जाए या तो सिस्टमेटिक ढंग से इस हिसाब से रेडी लगाए ताकि दूसरों को डिफिकल्टी नहीं आए, सड़क पर नहीं आए, ये कहना है इनसे। देखो प्रशासन के लिए मैंने इनको बोला कि अगर आप व्यवस्था चाहते हो तो प्रशासन से मिले जाकर आप तभी व्यवस्था का हल हो पाएगा। आप बता रहे हैं क्या कारण है? नहीं, इनको हटाया नहीं है, इनको कहा है कि आप लोग इस हिसाब से रैली लगाओ ताकि दूसरों को दिक्कत नहीं आए, भीड़ नहीं है। और क्योंकि भीड़ को लेके बड़ा ही दिक्कत आ रही है यहाँ कोरोना हो रही है क्या? देखो सोशल डिस्टेंस में मैंने इनको पहले भी बोला था कि हर रेडी वाले के, हर दुकान वालों को कि सोशल डिस्टेंस का मोस्टली ध्यान में रखेंगे। अगर रेडी पे अगर 5 ग्राहक कस्टमर आते हैं तो 5 कस्टमर को उस तरीके से खड़ा करें ताकि उनमें थोड़ी बहुत डिस्टेंस रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। कोरोना का उपचार घर पर भी हो सकता है। इसके लिए कोरोना रोगी को अस्पताल की वजह अपने घर में ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। यह बात डॉक्टर बीके चावला ने कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो घबराए नहीं, पहले घर पर क्वारंटाइन हो और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। कोरोना महामारी के बीच जहां समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोग बेमौत मर रहे हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, वहीं जिले से दूर दराज बैठे लोग अपनी जन्मभूमि के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। संगरिया के अंकित आहूजा भी उनमें से एक है। चावला नर्सिंग होम के डायरेक्टर प्रोफेसर सुमन चावला ने बताया कि संगरिया के श्याम आहूजा, नीलम आहूजा और उनके बेटे अंकित दिल्ली में आहूजा फाउंडेशन का संचालन करते हैं। समाज सेवा के प्रति निष्ठा रखते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और कोविड पीड़ित मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है, तो उन्होंने फौरन 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया, जिसमें से 16 हनुमानगढ़ के लिए और 5 संगरिया के लिए दिए गए हैं। 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर करीब 10 लाख की लागत आई है। प्रोफेसर सुमन चावला ने बताया कि अंकित आहूजा की ओर से 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हनुमानगढ़ पहुंच चुकी है। पीड़ित के परिजन जंक्शन में चावला नर्सिंग होम और टाउन में सुमन कामरा से संपर्क कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें मरीज की कोविड रिपोर्ट, ऑक्सीजन लेवल की रिपोर्ट, संबंधित पार्षद अथवा सरपंच की जानकारी, पेशेंट की और उसके ब्लड रिलेटिव का आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध करवानी होगी, ताकि समय पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस करने की गारंटी सुनिश्चित हो सके। प्रोफेसर सुमन चावला ने अंकित के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर डॉक्टर बीके चावला ने कहा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो बिना घबराए अपने ही घर पर क्वारंटाइन हो जाए। इसका उपचार व्यक्ति चाहे तो घर पर ही कर सकता है। इसके लिए मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है ताकि संक्रमण को परिवार में फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि समाज सेवी अंकित आहूजा संगरिया ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 21 कंसंट्रेटर भेजे हैं। इसका उपयोग 99% से कम ऑक्सीजन हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये कार्य काबिले तारीफ है। आज का जो समय चल रहा है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरे का समय है। इस समय के अंदर जो भी सोशल वर्कर, समाज सेवी बाहर आता है अपने उठकर, वो बहुत एक अच्छी बात है। इसमें एक समाज सेवी का नाम जो आता है
अंकित आहूजा हैं, जिन्होंने वेंटिलेटर्स की भेजे हमें, ये ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर जो भेजे हैं, 21 कंसंट्रेटर भेजे उन्होंने, जो हनुमानगढ़ संग्रह वेयर हाउस में काम लिए जाएंगे। इन कंसंट्रेटर को हम कहाँ यूज करेंगे वो आप थोड़ा सा बता दें कि जिन लोगों की 90 से कम ऑक्सीजन जाएगी और वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, चाहे वो कोई भी हनुमानगढ़ का क्वालिफाइड डॉक्टर ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उनके लिए यूज होंगे। जैसे ही वो 80 से कम होगी तब उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर ये जो है कंसंट्रेटर ये उनके काम आ गया, तब ये कंसंट्रेटर वापस ले लिया जाएगा और दूसरे मरीज को दे दिया जाएगा। ये इसका यूज जो होगा सबसे बड़ा यही होगा कि हम जो सरकारी हॉस्पिटल पर लोड है उसको कम करने जा रहे हैं। जितना लोड कम हो जाए और लोग क्वारंटाइन घर पे हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, बजाय हॉस्पिटल में जाके क्वारंटाइन होने के। या एक जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि भी डेथ होंगी, ऐसी कहीं बात नहीं है। पेशेंट का ट्रीटमेंट, कोरोना का ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है। ये ऑक्सीजन कम होना एक खतरे की होती है, उसके लिए ये कंसंट्रेटर एक रामबाण के लिए यूज होएगा, जिससे जैसे रामबाण होता है वो काम आएगा और इससे पेशेंट ठीक होंगे, घर पे ठीक होंगे। सुमन कामरा ने बताया कि यह मशीनें रोगी के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए चावला अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे भांजे अंकित आहूजा संग्रिया थे, उन्होंने 21 मशीनें हनुमानगढ़ टाउन के लिए भेजी हैं, जो किसी गरीब के काम आ सके, और मानवता की भलाई के कारण उन्होंने ये काम किया है। उनका काम सराहनीय है और वो काम आगे करते रहे। ये कंसंट्रेटर है, नई मशीनें हैं, तो मैं आपको जरा सा बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इसकी ये इलेक्ट्रिसिटी वायर है, ये इसके पीछे बैक में आप लगा देंगे और पीछे ही ऑन ऑफ का बटन है, उसको ऑन कर देंगे और इसको बिजली मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ इसके अंदर ये ढक्कन खोल के आप पानी डाल देंगे और इसको उसी जगह पे सेम फिट कर देंगे। और उसके बाद ये ऑक्सीजन सप्लाई का जो मास्क है मुंह पे लगेगा, उसको यहाँ फिट कर देंगे और दूसरा जो है एंड वो आपके नाक नोजल में चला जाएगा और ये मशीन शुरू हो जाएगी। ये इसके साथ एक रिमोट है, इससे सारा रेगुलेट हो जाता है। कितने % चाहिए, 80, 90, 50, उसी हिसाब से ये रिमोट सेट कर देगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से कम है उसके लिए ये कंसंट्रेटर काम नहीं करेगा। 80 to 90 के बीच में जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसी के लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम आएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अलग कर देते हैं? ये ऑक्सीजन हवा से बनाता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो हवा से ये ऑक्सीजन सक कर लेता है और 90% ऑलमोस्ट प्योरिटी तक ये प्रोवाइड करवा देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 80 से नीचे डिप होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन तो ये उतना कारगर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए फिर प्योर ऑक्सीजन जो लिक्विड सिलेंडर होता है वही काम। लॉकडाउन के चलते ईद की नमाज घरों में अदा करने की अपील की गई। इसको लेकर गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ जमशेद थाना में बैठक की और समाज के प्रतिनिधियों ने ईद की नमाज घरों में रहकर अदा करने की अन्य समाज के लोगों से अपील की। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे राज्य में 10 मई से लागू लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों के बंद होने के कारण ईद की नमाज घरों में अदा की जाए। ईद के अवसर पर नमाज घरों में अदा करने की अपील और समझाइश को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की भयावहता के चलते लॉकडाउन लगे होने पर सभी धार्मिक स्थल बंद रहने के कारण ईद की नमाज मुस्लिम समाज द्वारा अपने घरों में अदा करने की जानकारी दी गई। इस पर समाज के धर्मावलंबियों ने अपने घरों में रहकर नमाज अदा करने के अलावा सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना व समाज का ध्यान रखते हुए ईद का त्योहार अपने घर में मनाने की बात कही। साथ ही इन धर्मावलंबियों ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों में रहकर ही ईद का त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में मौजूद सीआई नरेश गैरा ने 31 मई तक शादी समारोह आदि का आयोजन भी स्थगित करने की सलाह दी। उन्होंने आमजन से अपील की कि बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें, जरूरी कार्य होने पर ही बाहर जाएं, ऐसे में मास्क का उपयोग अवश्य करें।
इस मौके पर पीर नादिर शाह दरगाह नवा के मौलवी ने बताया कि इस बार ईद अगर अपने घरों में मना ली तो अगले साल आने वाली ईद को मस्जिदों में उत्साहपूर्वक मनाएंगे, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति ईदगाहों में न जाए, अपने घरों में ही रहकर ईद मनाए। नई खुंजा मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम फरीद कादरी ने भी सभी से घरों में ईद मनाने और नमाज अदा करने की अपील की। वहीं इससे पूर्व टाउन जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी में भी समाज के लोगों के साथ बैठक कर ईद की नमाज ईदगाहों में न अदा करते हुए घरों में ही अदा करने की अपील की गई। बिरादरान इस्लाम को और आवाम को ये ऐलान किया जाता है कि इस कोरोना बीमारी को मद्देनजर रखते हुए सभी ही मास्क का एहतमाम करें और जहां पर भीड़ है वहां पर उस भीड़ को रोकने के लिए ऐलान भी करें, और मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कोई गुरुद्वारा हो, उसके अंदर जो भीड़ होती है वो नहीं होनी चाहिए। और प्रशासन का ये हुक्म है कि अपने अपने घरों में ही इबादत करें, नमाज को भी घरों में ही पढ़ें, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, अपने अपने घरों में मस्जिद के अंदर ना जाएं और घरों में ही इबादत करें। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग जो है पुलिस थाने हाजिर हुए थे, तो हमसे मीटिंग ली गई और हमें एक मशवरा दिया गया था कि आप ईद के ताल्लुक से ये ऐलान कर दीजिए कि तमामी लोग अपने घरों के अंदर ईद की नमाज अदा करें, ईदगाह में कोई हाजिर न हो और भीड़ भाड़ न करें। अगर हम लोग आज का त्यौहार, ये त्यौहार जो अपने घरों में मना लेंगे तो आने वाला त्यौहार इंशाअल्लाह ताला हम ईद के अंदर मनाएंगे। ईद के अंदर जो है इज्तिमा होगा और उसमें भीड़ भाड़ भी होगी। आप इंशाअल्लाह ताला अगर ये त्यौहार अपने घरों में अलग अलग मना लेंगे, भीड़ न करेंगे, तो आने वाला त्यौहार आप इकट्ठा रह करके मना सकते हैं। 14 मई 2021 को रमजान माह का समाप्त होने पर ईद उल फितर का मुस्लिम धर्म द्वारा नमाज अदा कर ईद मनाई जाएगी, जिसको स्थानीय भाषा में मीठी ईद कहते हैं। इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन किया गया है कि वो अपने घरों में ही कोविड-19 की पालना करते हुए नमाज अदा करें। मस्जिदों, ईदगाह मैदानों में किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। इसके लिए सभी थानाधिकारियों एवं पदाधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी पालना करने हेतु भी निर्देशित किया गया। इसी तरह हिंदू धर्म में जो अक्षय तृतीया का त्योहार है, जिसमें अबू सावेदादा होता है, जिसमें बाल विवाह होने की भी संभावना रहती है, इस हेतु भी सभी थानाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है एवं सभी बीट प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह न हो, उसकी पालना हेतु जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। इसी तरह परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। परशुराम जयंती के लिए भी कई बार जुलूस भी निकाले जाते हैं, तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जुलूस वगैरह पर प्रतिबंध है। तो सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि वो अपने परशुराम जयंती अपने घरों में ही बैठकर मनाएं। इसके लिए सभी हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्रवासियों को मेरा निवेदन रहेगा कि अभी जो कोविड-19 है, वायरस है, वो बहुत ही संक्रमित कर रहा है। इसीलिए जो गाइडलाइन के है सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, इसकी पालना करते हुए इस कोविड संक्रमण को हराने में हम सफल हो। आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में रोड़ावाली, नवाब, नई खुंजा, पुराने खुंजा और क्षेत्र के जो मुख्य मौजूद लोग हैं, इमाम साहब, इनको बुलाया गया। इनसे कल ईद को लेकर चर्चा की गई और ईद के त्यौहार पर जो खुशियों का त्यौहार है, सभी से ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने घरों से नमाज अदा करें। इस पर इमाम साहब और सभी ने अपनी सहमति व्यक्त करी है। और अभी अनाउंसमेंट भी की जाएगी कि सभी अपने ईद की जो नमाज है वो घर पे ही अदा करें और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें। इसके साथ साथ जो कोरोना गाइडलाइन सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जा रही है उसकी पूर्ण पालना करें। शादी समारोह हैं उनको यथासंभव टालने पर भी चर्चा हुई है
और सबने ये सहमति व्यक्त की है कि शादी के जितने भी समारोह हैं लगभग जो स्थगित कर दिए गए हैं या जो अभी नहीं किया तो उनको भी किया जाएगा। और इसके अलावा गांवों से शहर की ओर अनावश्यक रूप से नहीं आए, जिनको इमरजेंसी है या बहुत जरूरी है वो ही आए, बाकी गाँव में ही रहें। तो इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और सबने इसमें सहमति दी है और हमारी तरफ से भी यही अपील रहेगी कि कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित। ईद के त्योहार के मद्देनजर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए ईद का त्योहार अपने घरों में रहकर मनाने की अपील की गई। कलेक्टर नतमल डिडेल ने ईद की नमाज घर में अदा करने, सोशल डिस्टेंस के साथ ईद मनाने और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील समाज के लोगों से की। आपने बताया है कि यहाँ सतीपुरा के पास स्थित नशा मुक्ति केंद्र में जो भर्ती लोग हैं उनको पीटा जाता है और उनसे खाना बनाया जा रहा है, अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। CMHO को मैंने जांच के लिए भेजा था। उस रिपोर्ट के आने पर हम तुरंत इस केंद्र को भी बंद करवाएंगे। इस केंद्र के अलावा बाकी केंद्रों का भी हम निरीक्षण करवा रहे हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो। और ये जो आपने बताया है इस तरीके का कृत्य तो घोर निंदनीय है। तो जितनी सख्त से सख्त हम कार्रवाई कर सकते हैं, FIR दर्ज करवाना और कानूनन जो कार्रवाई कर सकते हैं, इस केंद्र के विरुद्ध मैं सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। सर, ना तो उनके पास रजिस्ट्रेशन है और NGO के माध्यम से ये संस्था इस तरह चला रहे हैं और ना तो उनके पास स्टॉक रजिस्टर है, कुछ भी नहीं है सर उनके पास। जैसी जांच रिपोर्ट अभी आ जाएगी उस आधार पर प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, एडमिशन की प्रोसीजर हो, इलाज का तरीका है, प्रत्येक बिंदु पर हम मानवीय दृष्टिकोण से और नियमानुसार गुणावगुणों के आधार पर परीक्षण करवा के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित। अब खबरें विस्तार से। आमजन को उपचार देने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पर कोविड कंसल्टेंसी केयर सेंटर बना दिए गए हैं। घर घर जाकर सर्वे कर रही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा IALI के मरीजों का पहचान कर उन्हें कोविड कंसल्टेंसी केयर सेंटर पर चिकित्सकों से राय लेकर उपचार करने की सलाह दी जा रही है। फोर्सी बनाने का उद्देश्य है कि आमजन बुखार होने पर सीधा जिला अस्पताल की ओर रुख न करे, उसे ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ही अच्छे से अच्छा सलाह और उपचार मिले। इससे सामान्य मरीजों को खंड स्तर पर ही उपचार मुहैया होगा। एक तरफ जहां देश ऑक्सीजन की कमी चल रही है, वहीं इस कमी को दूर करने के लिए दानदाताओं ने इस कमी को दूर करने का प्रण लिया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए शहर के दानदाताओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि देश में लिक्विड और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कुछ भामाशाहों ने इसे दूर करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में शहर के एक हिसारिया परिवार ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की प्रेरणा से जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि इससे कोविड रोगियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी, साथ ही कोविड रोगी मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे। उन्हें अब ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही लगातार मिल रही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सिलेंडर की खपत में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले संगरिया के ढाबा ग्राम पंचायत के एक सिद्धू परिवार द्वारा भेंट किए गए 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सभी उपखंडों में भिजवा दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। चेयरमैन साहब बोलेंगे। माननीय साहब और मैं सभी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं के प्रयासों से ये काम हुआ है। इन्होंने मेरे को कहा था कि आप लोग ये प्रयास करो, तो मेरे परिवार ने ये कहा कि अपने लेने के लिए तैयार है और भगवान की कृपा से मुझे दिए और भगवान सबको खुशी रखते हैं। कोरोना महामारी के कारण संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। पूरे देश में ही लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से बार बार ये महसूस किया जा रहा था कि हम किस प्रकार इन मरीजों को ये ऑक्सीजन प्रदान करें। इसी अपील पर हनुमानगढ़ जिले में भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास और एक लहर सी उत्पन्न हो गई है। आज भी आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय श्री राम प्रताप जी की प्रेरणा से हिसारिया परिवार ने हमें 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिस CMO CMHO साहब सबका अच्छा योगदान रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो भामाशाह आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में आगे आ रहे हैं, इससे जिला प्रशासन को कोविड के पेशेंट्स के मैनेजमेंट में सहायता मिलेगी
और मैं समझता हूँ कि 85 या उससे ऊपर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है और व्यक्ति जो मानसिक रूप से हॉस्पिटलाइज होना चाहता है या एक बार शुरुआती ऑक्सीजन चाहता है, उसमें ये मददगार होंगे तथा उनकी रिकवरी रेट में हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। प्लस जो ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है उसमें बहुत ही अच्छी कमी आएगी, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कमी आएगी, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हम अभी रावतसर, नौहर, बादरा सब जगह देख चुके हैं। जो 335 कंसंट्रेटर प्रीतपाल सिंह जी सिद्धू ने हमें प्रदान किए थे, उनको हमने सभी उपखंडों में दिया है और इसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित रोगियों की मदद के लिए भाजपा के कार्यकर्ता आगे आए हैं। इस संबंध में भाजपा ने जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसके तहत हेल्पलाइन शुरू करने का सुझाव प्रशासन को दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कोहला गांव में गुरुवार को सील कर दिया। तहसीलदार दादाराम मीणा, पंचायत विकास अधिकारी रामावतार यादव ने गाँव में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान पूरे गाँव को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए गाँव में जाने वाली सभी गलियों को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया है। इस दौरान गांव में आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।